हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, अभी तक मैं लेट हो गया हूँ ज़रा, कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहला टेस्ट मैच जो रावलपिंडी में तारीखी टेस्ट मैच जो खेला जा रहा था, आज उसका 5वां और आखिरी दिन था और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ये मैच 74 रन्स से हरा दिया है। मैच आखिरी सेशन तक गया, बिल्कुल आखिरी लम्हात तक गया। देखने वालों को ये मैच काफ़ी क्लोज लगा होगा, काफ़ी हार्ड फॉट लगा होगा कि जी बहुत ज़्यादा मुकाबला हो रहा है। अच्छा, बॉलिंग और बैटिंग के दरमियान बैटिंग सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, बॉलिंग आउट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल जो बात है, जो असलियत है, उसमें मैं ये कहूँगा कि घंटा कुछ भी ऐसा नहीं था। मैच की प्रॉपर बात कर लेते हैं। पहली बॉल से, पहले ओवर से लेके आखिरी बॉल तक तमाम आपको बताता हूँ कि क्या हुआ इस टेस्ट मैच में। सबसे पहले पिंडी की पिच, जो कि मौजूए बहस बनी हुई थी पिछले 5 दिनों से पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड ये पिच डिस्कस हो रही थी कि ये किस तरह का माइंडसेट है, किस तरह की पिच पाकिस्तान ने जो है वो दे दी है इंग्लैंड की टीम को। ऑस्ट्रेलिया जब आई थी पिंडी की पिच, उस टाइम पिंडी की पिच को एक डीमेरिट पॉइंट मिला था, इतनी घटिया पिच उस टाइम भी बनाई गई थी। इंग्लैंड की टीम जब आई होगी मैदान में, उन्होंने पिच देख के पहले ही ये जज किया होगा कि पाकिस्तान ये मैच शुरू होने से पहले ही नेगेटिविटी का शिकार है और उनका नेगेटिव माइंडसेट ही था, जिसकी वजह से उन्होंने इस कदर डल पिच बनाई जिस पे कोई बाउंस नहीं होना था, कोई सीम स्विंग नहीं होना था पेसर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए कोई टर्न नहीं थी। इवन के चौथे और पांचवें दिन, आज पांचवा दिन था, आज भी स्पिनर्स के लिए इस पिच में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सीधा विकेट था। तो मैच का जो आगाज था, पहले ही ओवर में इंग्लैंड ने जब पाकिस्तान को 14 रन मार दिए, उन्होंने मैच की टोन सेट कर दी और अपना एटीट्यूड बता दिया कि भाई हम आए हैं आपकी यहाँ फैंटी लगाने, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ आए हैं तो ਤੁਹਾਡੇ घर च ਵੜ के ਤੁਹਾਨੂੰ कुटांगे। उसके बाद इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स जो भी खेली, जितना भी उन्होंने मैच खेला, 6, साढ़े 6, 7 के रन रेट से उन्होंने तकरीबन पहली इनिंग्स खेली। पहले ही दिन 508 रन उन्होंने जब बना दिए, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। 4 बंदों ने सेंचुरियां स्कोर कर दी, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। 657 रन बनाने में कामयाब रही इंग्लैंड की टीम, सिर्फ 101 ओवर्स खेल के। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि 6.57 का रन रेट था उनका पहली इनिंग्स में, 657 रन उन्होंने बना दिए और जिस पेस के साथ बनाए हैं, उस पेस के साथ तो आजकल ओडीआईज में भी बैटिंग नहीं होती। ओडीआईज में भी 6.57 का मतलब है कि ऑलमोस्ट आप जा रहे हैं को 320-30 रन बनाने के लिए। तो कितने आपको 300 प्लस रन नजर आते हैं ओडीआईज में भी, ये भी आपको पता है और मुझे भी पता है। तो जिस पेस से उन्होंने खेला, हमारे पास कोई प्लान नहीं था। हमें अगर मार लगना शुरू हुई तो हमारे पास कोई प्लान बी नहीं था। हमारे कैप्टन बाबर आजम साहब को पता ही नहीं है कि किस तरह रन्स रोके जा सकते हैं, रन्स रोकना किसे कहते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता चलता। उनके पास बॉलिंग भी यंग थी, ये भी मैं मानता हूँ कि उनके पास यंग बॉलर्स थे। नसीम शाह यंग है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट पे, हारिस रऊफ को डेब्यू करवा दिया, वो बेचारा टी20 का बॉलर है, वो पहले दिन ही 13 ओवर उससे करवाए, वो फटर हो गए, बाहर हो गया। इसके अलावा आपने मोहम्मद अली, 2 पेस बॉलर्स का डेब्यू करा दिया यार आपने टेस्ट मैच में। मतलब इस तरह कहाँ होता है। इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, कोई जिम्बाब्वे बांग्लादेश की टीम नहीं आई थी। नो डिसरिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे और बांग्लादेश, लेकिन भाई आपको एक्सपीरियंस बॉलर्स चाहिए। टेस्ट मैच है ये कोई टी20 नहीं है कि 4 ओवर्स कोई बंदा भी करवा लेगा, किसी पे भी रिस्क ले लिया जाए। टेस्ट मैच में टेस्ट मैच की बॉलिंग की लाइन और लेंथ क्या होती है, ये आपको जेम्स एंडरसन ने बता दिया होगा आज। उस बंदे की जो पेस आ रही थी, एवरेज पेस 126 127 आ रही थी, वो बॉलिंग कर रहा था 130 132 133 134 पे, येट आप उसको नहीं मार सके भाई। वो आज भी जितने जितने भी उसने 24-25 ओवर्स किए हैं, वो पौने दो के रन रेट के साथ उसने बॉलिंग की है। 4 खिलाड़ी भी आपके ले उड़ा वो। तो ये खाला जी का घर नहीं होता टेस्ट मैच भाई। टेस्ट मैच इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट यू कैन प्ले। हर चीज का टेस्ट है, आपकी टेम्परामेंट का टेस्ट होता है ये, आपकी स्किल का टेस्ट होता है ये, ठीक है ना। ये हर चीज का टेस्ट है, आपकी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है सबसे बड़ा ये, कि आप कितने फिट हैं, कितने पानी में हैं, 5 दिन की टांगे हैं या नहीं है आपके अंदर। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 17 साल बाद वो आई है,
उनके लिए एलियन कंडीशन थी, उन्हें नहीं मालूम था कि पिंडी की पिच कैसी होती है। वो आए हैं, उन्होंने पिच रीड की है, उन्होंने कहा पिच में कुछ नहीं है, मारो इनको। वो मारा उन्होंने, वो मारा, दे मार 4.5, और ए से लेके जी तक उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं है। ये हाल हो गया था कि दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने सिर्फ 35 ओवर खेले हैं, 265 रन बना दिए उन्होंने 7.5 के रन रेट से। मतलब वुड यू बिलीव दैट ये टेस्ट क्रिकेट हो रही थी? ये टेस्ट क्रिकेट थी, ये तो टेस्ट क्रिकेट की तौहीन थी। जिस तरह इंग्लैंड ने हमें हमारे घर में घुस के मारा है यार, ये कोई तरीका है टेस्ट खेलने का? हम तो ऐसा टेस्ट मैच हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि ऐसी टेस्ट में कोई ऐसी बैटिंग कर लेता हो। और इतने लंबे ओवर तक 100 ओवर खेल लिए और 6.5 पौने 7 के रन रेट से खेलते रहे। दूसरी इनिंग में उन्होंने कहा यार पहली इनिंग में ना असी 7 रन रेट अचीव करना सी, चलो हम दूसरी इनिंग में ट्राई करते हैं क्या हम 7 के रन रेट से खेल सकते हैं। उन्होंने दूसरी इनिंग में 35 ओवर में 265 मारा है और तबाही फेर दिया उन्होंने। 343 की लीड हुई है, टी ब्रेक हुई है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बेन स्टोक्स यहां डिक्लेरेशन कर देगा, किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इंग्लैंड का न्यू इरा है, ये एक न्यू शेप, न्यू फेस है टेस्ट टीम का, टेस्ट क्रिकेट का, इंग्लैंड का इस टाइम बेन स्टोक्स की कप्तानी में, ब्रेंडन मैकलम की कोचिंग के अंदर, उन्होंने कहा भाई दो इन्होंने जरा 343 बहुत है, दो इन्होंने को कर दो चेस। जो रूट ने फोर्थ डे के एंड पे ये कहा, फोर्थ डे थर्ड डे के एंड पे ये कहा कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ ड्रॉ, इफ पाकिस्तान कैन बीट अस देन लेट इट बी। मतलब अगर पाकिस्तान हमें हरा सकता है तो हरा दे भाई, या साडे कोलो हार जाओ या सानू हरा दो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रॉ ड्रॉ नहीं हमने को होने देना। तुम जितनी मर्जी गंदी पिच बना दो, जितनी मर्जी नेगेटिव पिच बना दो, जितनी मर्जी फटा विकेट बना दो, ड्रॉ वाला कोई चांस नहीं है हमारे पास। ड्रॉ हमने कहते हैं कि हमने अपनी लाइब्रेरी क्या कहते हैं ना, वो डिक्शनरी में से ड्रॉ का शब्द ही फाड़ दिया। या जीतो या हारो, दो ही चीजें हो सकती हैं जब आपने इंग्लैंड के साथ अब खेलना है। तो इंग्लैंड ने बता दिया आपको कि या सानू हरा दो या साडे कोल हार जाओ। ड्रा शरा जो तुम सोच दो कि गंदी पिचा बना देंगे, तो चलो ड्रा तो हो जाएगा ना, बाबर आजम की सेंचुरी तो आ जाएगी ना, इमामुल हक जो हाईवे किंग है उसकी सेंचुरी तो आ जाएगी ना। ये हाईवे थी, ये पिच ये हाईवे थी। पिंडी का राजा है इमामुल हक, इमामुल हक पहली इनिंग्स का पिंडी का राजा है। दूसरी इनिंग्स, पहली इनिंग्स में जहां मैटर नहीं करता था इतना, सब ने मारा और तसल्ली से मारा। पाकिस्तान की तरफ से भी 3 सेंचुरियां हो गई, बाबर आजम ने सेंचुरी की, इमामुल हक ने सेंचुरी की, अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी की। When it matters the most in the second innings, when you are chasing and you were chasing a low target 343 इस फट्टा विकेट के ऊपर, सबने बेन स्टोक्स को कहा ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप ट्विटर पे जाके देखिए कि ये इसने क्या फुलिश फैसला किया है। ऐसी पिच पे आप कैसे 10 आउट करोगे? ऑलमोस्ट 100 ओवर्स के अंदर कैसे 10 आउट करोगे आप? तकरीबन 115-20 ओवर्स के अंदर। तो ये सब ने बेन स्टोक्स को कहा कि ये क्या फैसला किया, लेकिन ज्यादा लोगों ने कहा कि बड़ा ब्रेव डिसीजन है और वो चाह रहा है कि रिजल्ट है भाई, या हमें हरा दो या हमसे जीत जाओ, या हमें हरा दो या हमसे हार जाओ, सीधी सी बात है। तो 343 का टारगेट हमें जब मिला तो मुझे भी लगा कि ये बेन स्टोक्स ने बेवकूफी की है और पाकिस्तान तो ये मैच जो है जीत जाएगा आराम से। व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, किंग फेल, बाबर आजम साहब फेल हो गए। इतनी गंदी बॉल पे वो आउट हुए, शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हो गए, स्लोअर वन कटर टाइप स्लो बॉल थी, वो थोड़ा स्टक हो गया, लेकिन क्या शॉट थी बाबर आजम साहब आपकी, ये तो आपके कैलिबर के प्लेयर की शॉट ही नहीं है। अब्दुल्ला शफीक ठीक है, नया बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छे टेम्परामेंट का है, लेकिन आपको फंसा के आउट किया उन्होंने। 3-4-5 बाउंसर मारे हैं आपने, डक किए हैं, उसने 3 बंदे स्क्वायर लेग पीछे ले लिया, डीप मिड विकेट भी पीछे ले लिया, एक और बंदा भी उनके बीच में खड़ा कर दिया। मतलब फाइन लेग, स्क्वायर लेग और मिड विकेट, तीनों पे उसने बंदे लिए पीछे। राउंड द विकेट वो आ गया और आपको कर रहा है शॉर्ट पिच बॉलिंग। आपने क्या किया, वहीं पे पुल मार दी सीधा आराम से हाथों में कैच। आपको मेरा बेटा ट्रैप करके आउट किया है। इतनी पेशेंस, इतना टेम्परामेंट होता तो आप दिखाते ना मेरे भाई। ठीक है, आपसे कोई गिला नहीं है, आपने फिर भी सेंचुरी की पहली इनिंग्स में, यार आप अभी नए हो। अब्दुल्ला शफीक की मैं बात कर रहा हूँ। इमामुल हक साहब जो किंग है, रावलपिंडी के जो राजा हैं, दूसरी इनिंग्स में फेल। बाबर आजम साहब जब जरूरत थी, जब जिस रन से पाकिस्तान मैच जीत सकता था, आपको रन करने जरूरी थे, फेल।
अजहर अली साहब आए, अंगूठे पे या पता नहीं उनकी थंब पे या क्या कहते हैं उंगली पे बॉल लगी, बाहर चले गए। ठीक है जी, आप चले गए बाहर, आप इंजर्ड हो गए। मैच आ जाता है आपके मिडल ऑर्डर के ऊपर। मिडल ऑर्डर में कौन है? मिडल ऑर्डर में सऊद शकील डेब्यू पे था। पहली इनिंग्स में तो उसे बाबर आजम ने खेलने ही नहीं दिया सही तरीके से। दूसरी इनिंग्स में उसने अच्छा खेला, अच्छा लग रहा था, वो अच्छी टेक्निक वाला बंदा लग रहा था। लेकिन सऊद भाई मेरा बेटा, आपको भी ट्रैप करके आउट किया है। आप ड्राइव्स खेल रहे थे बड़ा उछल उछल के, उन्होंने ड्राइव्स पे तो कैचिंग पोजीशन पे बंदे लिए, आपको कहा मारो ड्राइव, मारो जरा इनके बीच में से मार के दिखाना जरा, बड़ी अच्छी ड्राइव मारते। वहीं ड्राइव मारी, कैच आउट। मोहम्मद रिजवान हमेशा ही अच्छा लगता है खेलते हुए, टेस्ट मैच में जब भी वो खेलता है अच्छा लग रहा होता है, लेकिन एकदम से वो आउट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आगा सलमान, उसका तीसरा मैच था या दूसरा मैच था। आगा सलमान साहब भी अच्छा खेल रहे थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन अजहर अली 96 या 97 टेस्ट मैच अपना खेल, 96 या टेस्ट मैच खेल रहे थे अपना। मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ इस बंदे का, बड़ी सर्विसेज हैं इस बंदे की पाकिस्तान के लिए। 90+ टेस्ट मैचेस खेलना कोई आसान बात नहीं होती। आप में कुछ होता है तो आप इतने टेस्ट मैचेस तक सरवाइव कर पाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन मुझे कभी भी इसके 10-12 साल कैरियर में मुझे अजहर अली पे कभी भी ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ कि अगर ये बंदा खड़ा हुआ है तो ये मैच मुझे जितवा देगा या मैच बचा देगा। कभी भी नहीं हुआ। सॉरी टू से सर, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है कि मुझे अजहर अली साहब पे कभी भी ये ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ कि अजहर अली अगर खड़ा है तो मैच फिनिश करके आएगा। आज भी वैसे ही हुआ। आज आप दोबारा आए, इंजरी के बाद आज दोबारा आए, आपने आगा सलमान के साथ अच्छी पार्टनरशिप की। टिल टी हम बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, हमारे सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे, सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे, और अंडर 100 स्कोर चाहिए था, 100 से कम। अब यहां पे कौन कह सकता है कि पाकिस्तान यहां से मैच हार सकता है? आपके 2 सेट खिलाड़ी खड़े हैं भाई, 5 विकेटें एक सेशन के अंदर लेना मजाक थोड़ी होता है। लेकिन वही बात, अजहर अली साहब एलबीडब्ल्यू, जहां पे इंग्लैंड उन्हें हमेशा फंसाती है। हालांकि अजहर अली ने अपना स्टांस जो है वो चेंज किया है, वो अपनी लेफ्ट लेग थोड़ी सी खोल के खड़े करते हैं होते हैं। जब जैसा कि आप हिट करते हुए अपनी लेफ्ट लेग क्लियर करते हैं ना, उस अंदाज में वो खड़े होते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा होके कि मैं एलबीडब्ल्यू ना हो जाऊं अंदर आती हुई बॉल पे, लेकिन वहीं फंसाया। सलमान अली आगा से मैं क्या गिला करूं, नया है वो भी, उससे क्या गिला करें कि तूने मैच फिनिश नहीं किया। ये उसके बाद तो हमारी वैसी टेल थी। तो इंग्लैंड ने आखिरी सेशन में बिल्कुल एंड चल रहा था, अंधेरा भी हो रहा था, लाइट मीटर्स भी निकल रहे थे, दिल की धड़कनें लोगों के ऊपर नीचे भी हो रही थी, लेकिन इंग्लैंड ने 5 की 5 विकेटें पाकिस्तान की उसी सेशन में लेकर हमें ये बताया कि टेस्ट मैच ऐसे खेला जाता है, टेस्ट मैच ऐसे जीता जाता है, इस माइंड सेट के साथ जीता जाता है। अगर आप ड्रॉ के लिए खेलोगे तो आप 10 में से 8 मैच हारोगे मेरे भाई। इंग्लैंड के माइंडसेट ने, उनकी ब्रेव कैप्टेंसी ने, बेन स्टोक्स की जो कप्तानी है, मैं कहता हूं इट्स जस्ट एन अदर लेवल। उसकी कप्तानी बहुत ही ऊपर लेवल की है मेरे भाई। मैं बेन स्टोक्स को इतना अच्छा कैप्टन तो रेट नहीं कर रहा था अभी तक, लेकिन मैंने जब टेस्ट मैच में उसकी कैप्टेंसी देखी है ना मेरे भाई, उफ, तुसी ग्रेट हो भाई। बाबर आजम नीड्स टू लर्न फ्रॉम बेन स्टोक्स, माइंडसेट ऑफ बेन स्टोक्स, माइंडसेट ऑफ इंग्लैंड टीम, कि दलेरी से खेलो, दलेरी से खेलो, कभी भी किसी भी मौके पे नीचे मत लगो, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पहले रन्स बनाने होते हैं अपने लिए, अपनी जगह सिक्योर करने के लिए, टीम के लिए नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा चलो टीम वास्ते भी कर देते हैं, लेकिन जब टीम के लिए बारी आती है स्कोर करने की, तब हम विकेट थ्रो करके चले जाते हैं, क्योंकि और हम इजी होते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, हमें किसी किस्म का दुख भी नहीं होता कि हम किस मौके पे अपनी विकेट गिरा के आ चुके हैं, जब मेरी टीम को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि मैं देखता हूं कि पीछे मेरे 70-80 रन हुए पड़े ना, बस ठीक है, मेरी जगह तो पक्की होगी, मेरी सेंचुरी पहले इनिंग थी ना, दूसरी इनिंग में स्कोर करना क्या मेरे ऊपर ही था? तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरजमीन पे 17 साल बाद आके वो मार मारी है, वो मार मारी है, और वहां वहां मारी है, ना बताने लायक है ना दिखाने लायक है। समझ रहे हैं ना?
तो ये हमारे हालात हैं, गंदी पिच बनाएंगे, नेगेटिव बैटिंग करेंगे, अपने रन्स के लिए खेलेंगे, टीम सिलेक्शन पुअर करेंगे क्योंकि हमें पिच रीड करनी नहीं आती। जब आपको पिच रीड करनी आती हो तो आपकी टीम सिलेक्शन ये नहीं होती जो हमारी थी। अगर हम सही पिच रीड करते हम देखते कि यहां पे भाई मोहम्मद अली का काम नहीं है, यहां पे तो सीम स्विंग भी नहीं है। मोहम्मद अली को तो हमने सिलेक्ट ही सीम और स्विंग बॉलिंग की वजह से किया था। मोहम्मद अली यहां क्या करेगा? हारिस रऊफ जिसकी कभी बॉल हिली नहीं, व्हाइट बॉल में भी न्यू बॉल से भी करा के देखी है, तो वो क्या करेगा यहां पे? उसको इसलिए खिलाया था कि रिवर्स स्विंग करेगा। अगला 13 ओवरों के बाद लंबा पड़ गया और बाहर चला गया, वो टेस्ट सीरीज से ही बाहर हो गया। ये ताजा खबर है। आपके पास शाहीन अफरीदी नहीं था मेरे भाई, आपको एक न्यू बॉल का बॉलर, अच्छा न्यू बॉलर का एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था, लाइक मोहम्मद अब्बास और हसन अली। इवन रेड बॉल में हसन अली अच्छा कर रहा था रेड बॉल में। तो अब देखते हैं कि अगले मैच में हसन अली आता है या मोहम्मद अब्बास आता है, क्योंकि हारिस रऊफ तो रूल आउट हो चुका है इस टेस्ट सीरीज से। हमें पिच रीड नहीं करने आती, पता नहीं हमें पिच रीड करनी कब आएगी। आपको फिंगर स्पिनर चाहिए था नुमान अली की शेप में, मोहम्मद नवाज की शेप में, जो रन्स रोक सके। फिंगर स्पिनर रन्स रोकता है। यासिर शाह भी इतनी मार नहीं खाता। अगर आपने जाना ही था तो यार इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, आपने जाहिद महमूद को कैसे खिला दिया यासिर शाह के होते हुए, जबकि यासिर शाह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था इंग्लैंड की टीम के ऊपर। और मेरा नहीं ख्याल कि यासिर शाह को वो इतनी बेदर्दी से मार सकते। एक अपनी अपनी थॉट की बात है, मेरी अपनी ओपिनियन है। तो जब हमें पिच रीड करनी ना आती हो तो तब हम ब्लंडर्स करते हैं, ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। ऑफ द फील्ड हम टीम सिलेक्शन सही नहीं करते, और ऑन द फील्ड हमें समझ नहीं आती, हमारे पास प्लान्स नहीं होते। जब हमारे कैप्टन को कैप्टनसी नहीं आती, जब वो अंडर प्रेशर क्रम्बल कर जाता है, उसे समझ नहीं आती कि जब मुझे मार पड़ रही है, लंच तक भी मारा उन्होंने मुझे लंच से टी के सेशन में भी मारा है, उन्होंने मुझे टी के सेशन के बाद में यानी कि एंड ऑफ द डे तक मारा ही मारा है, और आखिरी सेशन में सबसे ज्यादा मारा है। क्या आपके पास कोई प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी था? क्या आपने नेगेटिव बॉलिंग की? क्या आपने एक साइड पे फील्ड सेट करके उन्हें फंसाने की कोशिश की कि 4 फील्डर या 5 फील्डर एक ही तरफ लेके उन्हें कहते हैं कि मारो कटे, मारो ड्राइव? किया आपने कुछ? नहीं किया। क्या आपने उनकी टांग पकड़ी, लेग पे फील्डर लेके, सारे कुछ फील्डर्स लेके उन्हें कहते हैं कि मारो फ्लिक, इधर से मारो, क्रॉस खिलाते उन्हें? क्या आपने ऐसा कुछ किया? आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके कैप्टन बाबर आजम साहब को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ जो टीम मेंबर्स हैं, मैं सीनियर प्रोज की बात कर रहा हूँ, अजहर अली जैसे, अजहर अली और बाबर आजम की मैंने कुछ नहीं देखा कि कोई बात होती हो ऑन द फील्ड, कोई मशवरा अजहर अली से लिया जा रहा हो, हालांकि वो एक्सपीरियंस बंदा है। नो सर, क्योंकि बाबर भाई जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे? तो टेस्ट मैच है, फिर क्या हो गया? हम टेस्ट मैचेस खिला के इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खिला के हम सीखेंगे। हम गलतियां करेंगे और फिर सीखेंगे। तो ठीक है बाबर आजम साहब, गलतियां करें और सीखते रहे, लेकिन व्हाट अबाउट आवर माइंडसेट? हमारा माइंडसेट कैसे चेंज होगा? हमारा माइंडसेट शुएब अख्तर जैसा कब होगा? एक मिसाल दे रहा हूं कि मार दो या मर जाओ। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आप, मैं शर्त लगाता हूं, आप मकल्लम को कहें कि पाकिस्तान की कोचिंग कर ले अगले मैच में, ऐसे ही हारेगा पाकिस्तान। क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं है अटैकिंग, हम हमेशा डिफेंसिव सोचते हैं, डिफेंसिव ही खेलते हैं, हम डिफेंसिव ही रहते हैं भाई। हम कभी अटैक करने का इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमें अपनी जगह बहुत प्यारी है टीम में। हम सेल्फलेस क्रिकेट नहीं खेल सकते। बेन स्टोक्स को आपने दोनों इनिंग्स में देखा है, जैसे वो आउट होके गया है, उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो टेस्ट मैच जैसी इनिंग्स खेले। उसका दिल ही नहीं कर रहा था, उसने कहा मार, सब मार है, मैं भी मारूंगा, विकेट थ्रो होती है हो जाए, लेकिन मैंने पेस नहीं गिरने देनी। मैंने किसी मौके पे पाकिस्तानी बॉलर्स को ये फील नहीं होने देना कि वो हमारे ऊपर चढ़ गए और हम रुक गए हैं। नो, दूसरी इनिंग में भी वो आया, तीसरी चौथी बाल पे उसने मार के चला गया बाहर। यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट अ ग्रेट टेस्ट मैच। इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, बेन स्टोक्स की कैप्टेंसी की वजह से अगर देखें,
ब्रेंडन मैकलम की कोचिंग के हिसाब से अगर देखें तो एक ग्रेट टेस्ट मैच था, एक हिस्टोरिकल टेस्ट मैच था। जिस तरह से इंग्लैंड ने ये मैच जीता है इस मुर्दार विकेट के ऊपर, मैं सलाम पेश करता हूं इंग्लैंड की टीम को, मैं सलाम पेश करता हूं सर, क्या बात है आपकी। और आज शायद जिंदगी में वो पहला मौका था कि मैं इंग्लैंड की सपोर्ट कर रहा था कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाए अल्लाह करके। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि इंग्लैंड ये मैच जीते। जब तक हम हारेंगे नहीं ना, तो तब तक हमारी आंखें नहीं खुलनी। ये तो मेरी सोच है ना, खुलनी तो वैसे अब भी नहीं है, क्योंकि बार बार आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमा चुके हैं कि मैं अपनी टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, हमने बहुत अच्छी बैटिंग की है। ठीक है भाई, आप सेटिस्फाइड रहें, अल्लाह ताला आपको ऐसी चीजों पे सेटिस्फाइड रखे। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 17 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पिंडी स्टेडियम के अंदर 5वें रोज के आखिरी सेशन के आखिरी लम्हात के अंदर ये टेस्ट मैच 74 रन से हरा दिया है। होप्स हो कि ये आई ओपनर हो हमारी टीम मैनेजमेंट के लिए, पीसीबी के लिए, क्योंकि आज सुना है कि मोहम्मद यूसुफ साहब को भेज दिया गया मुल्तान टेस्ट मैच के दौरान ही कि आप मुल्तान जाएं, क्यूरेटर से जाके बातचीत करें विकेट के हवाले से। मे बी मुल्तान की पिच थोड़ी सी लाइवली बन जाए, जहां पे बॉलर्स और बैट्समैन को इक्वली चांस मिले। ये तारीख का पहला टेस्ट मैच है जिसमें इतने ज्यादा रन स्कोर होने के बावजूद भी टेस्ट मैच का नतीजा निकला। मजे की बात है ना, 657 रन पहली इनिंग्स में, 579 रन दूसरी इनिंग में, 265 रन तीसरी इनिंग में, और फिर 270-75 रन चौथी इनिंग्स में। मतलब इतने बल्क ऑफ रन्स होने के बावजूद भी इस टेस्ट मैच का नतीजा आया, तो ये तो एक हिस्टोरिकल टेस्ट मैच हुआ ना, रिकॉर्ड बुक्स में दाखिल होगा ये मैच। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे जो मेहमान हैं, जो विजिटर्स हैं, इंग्लिश क्रिकेट टीम को, स्पेशली 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 बेन स्टोक्स द चैंपियन को, ब्रेंडन मैकलम जो माइंडसेट लेके आया है इंग्लैंड की टेस्ट टीम के अंदर, जो वो कल्चर लेके आया है, और जो हमें वो दिखा रहे हैं कि अगर टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो ऐसे बचेगी, ऐसे खेलना पड़ेगा। अब सब दुनिया की टीमें इंग्लैंड की ये अप्रोच देख रही हैं और उनको ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी। बेशक आप उन जैसे एग्रेसिव नहीं हो सकते, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो एग्रेसिव होना पड़ेगा मेरे भाई। अब 2.5-3 के रन रेट से टेस्ट क्रिकेट नहीं होगी। अब आपको कम से कम, अगर आप इंग्लैंड के लेवल तक नहीं पहुंच सकते, तो आपको कम से कम 4-4.5 के रन रेट से तो खेलना ही पड़ेगा मेरे भाई, अदरवाइज इंग्लैंड आपको खा भी जाएगी, खा भी जाएगी आपको इंग्लैंड। तो पाकिस्तान अपने नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, अपने डिफेंसिव माइंडसेट की गेम है सर, आप माइंडसेट से हार रहे हैं हर जगह पे, आप अपने डिफेंसिव माइंडसेट से हार रहे हैं। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, हमारी पिचेस भी चेंज नहीं होगी, हमारी खेलने की अप्रोच भी चेंज नहीं होगी। हमारे खिलाड़ियों के दिलों से ये खौफ निकालना पड़ेगा जगह वाला, कि अगर तू फेल हो गया तो तू बाहर बैठ जाएगा। ये खौफ निकालना पड़ेगा, तो फिर ही वो टीम के लिए सेल्फलेस क्रिकेट खेलेंगे, अदरवाइज ऐसी ही सेल्फिश क्रिकेट खेली जाती रहेगी। बाबर आजम साहब को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो मैच फिनिशिंग इनिंग्स खेलें, चौथी इनिंग्स में स्कोर करना सीखें। जब आपकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो तब खड़े हों पिच के ऊपर। तो ये एक दिल दुखा हुआ है, सीधी सी बात है। जो बंदा आता है मैं घर में आके ठोक जाता है, जो बंदा आता है मैं घर में आके हरा जाता है। सही मजाक बना हुआ है यार ये वाला। वो 27-25 साल बाद आए ऑस्ट्रेलिया वाले, वो हमें हरा के चले गए। ये 17 साल बाद आ रहे हैं, ये हमें हरा के चले गए हैं। वो बात है ना कि मंदिर का घंटा समझा हुआ, हमें क्या जो आई जा रहा है बजाई जा रहा है। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ मुल्तान की पिच अच्छी हो, और मैं जाऊंगा मुल्तान का टेस्ट मैच देखने भी इंशाल्लाह, उसे कवर भी करूंगा। तो इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएगा, और अगर पिच लाइवली हुई तो हमें पाकिस्तान के माइंडसेट का पता चल जाएगा। यार अगर लाइवली पिच बना के हार जाओ, आपसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं होगा। आप इंग्लैंड में जाकर भी तो लाइवली पिचेस पे खेलते हो ना, टेस्ट मैच जीते भी हो ना, तो यहां क्या मौत पड़ जाती है आपको। तो देखते हैं कि मुल्तान की पिच, दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से मुल्तान में स्टार्ट होगा।
देखते हैं कि वो कैसी विकेट होगी, कैसी पिच होगी, आया वो टर्निंग पिच बनाते हैं या सीमर्स के लिए कोई अच्छा लाइवली या कोई इक्वल पिच बनाएंगे, तो पता चल जाएगा हमें माइंडसेट का भी। माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ शुरू तो होता दिखाई दे ना। तो इस उम्मीद के साथ कि अगला टेस्ट मैच में पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा, मैं अली रजा आप सबसे चाहता हूं इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।